नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, खबरों का आगाज करेंगे फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है। पीएम मोदी ने जन्मदिन को खास बनाने के लिए बीजेपी ने खास तैयारी की है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी का सेवा एवं समर्पण अभियान के तौर पर मनाया जा रहा है। 7 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में भाजपा के कार्यकर्ता विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचकर लोगों से संपर्क कर और संवाद करेंगे और सेवा कार्य भी करेंगे। सेवा और समर्पण अभियान के तहत 17 से 20 सितंबर तक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। चिकित्सा प्रकोष्ठ इसका समन्वय करेगा। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रक्तदान शिविर आयोजित करेंगे, जबकि अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ता गरीब बस्तियों में फल व अन्य आवश्यक वस्तुएं वितरित करेंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर वाराणसी में विशेष गंगा आरती हुई, जिसमें उनकी लंबी उम्र और स्वस्थ रहने की प्रार्थना की गई। जिले के 80 घाट पर जय मां गंगा सेवा समिति ने दीप से 71 लिखकर प्रधानमंत्री की तस्वीर रखकर दीप जलाए गए और दीप उत्सव का कार्यक्रम मनाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने लिखा कि आप स्वस्थ रहें और राष्ट्र सेवा करते रहें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि विकास के प्रति समर्पित, दूरदर्शी और अथक परिश्रम के प्रतीक विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि हैप्पी बर्थडे मोदी जी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करके पीएम के लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामना की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि प्रभु श्री राम की कृपा से आपको दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि मैं आपके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने लिखा कि मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश सदैव नई बुलंदियों को छुए और पीएम मोदी दीर्घायु हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा पूजा के मौके पर देशवासियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि भगवान विश्वकर्मा जयंती की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन देशों की बैठक को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे क्षेत्र के लिए कट्टरता बड़ी चुनौती है। अफगानिस्तान में हाल ही में जो हुआ वो इसका उदाहरण है। पीएम मोदी ने इस दौरान तजाकिस्तान को उनकी आजादी के 30 साल होने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और कतर का एससीओ ग्रुप में शामिल होने पर स्वागत किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती शांति सुरक्षा से संबंधित है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को स्पष्ट कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि एससीओ समिट को कट्टरता से निपटने के लिए कदम उठाने चाहिए। इस्लाम से जुड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं उनसे संबंध बनाना चाहिए और आगे काम करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने अपने यहां किए गए प्रयोगों को दुनिया के साथ साझा किया है। एससीओ देशों को अपने बीच भी ओपन सोर्स का आदान प्रदान होना चाहिए। अफगानिस्तान में जिस तरह से हालात है, वहां तालिबान की सरकार बनने को लेकर भी इस बैठक में अहम चर्चा हुई। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले से मौजूद हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुशांबे में ही चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की और कई मसलों पर दोनों देशों के बीच चर्चा हुई। मत्स्य विभाग के साथ मीटिंग के बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कृषि मंत्री बोले कि आज से 67 साल पहले मत्स्य विभाग एक छोटा विभाग था। इस साल का बजट 6 करोड़ से बढ़ाकर 124 करोड़ कर दिया गया। जेपी दलाल ने कहा कि हमारी कोशिश है कि इस बजट से बाहर भी इस पर लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएं। आने वाले समय में बजट को दोगुना करें। जेपी दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन है कि किसानों की आय दोगुनी हो। इसी सोच के साथ डेयरी और परंपरागत खेती से हटाकर भी आय बढ़ानी चाहिए। हरियाणा प्रति एकड़ मछली उत्पादन में लगभग 9% के साथ पहले नंबर पर है और लगभग 8% के साथ पंजाब दूसरे नंबर पर है।
कृषि मंत्री बोले कि बेरोजगार बच्चों से यह अपील कर रहा हूं कि कारोबारी बनो और जॉब देने के बजाय जॉब दो। हरियाणा प्रदेश में फिशरी की एक मार्केट भी बनाई जाएगी। पिछले 10 महीनों से बंद दिल्ली बॉर्डर के रास्ते खुलवाने के लिए सरकार की तरफ से बनाई गई हाई पावर कमेटी से किसान बातचीत के लिए तैयार हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने कोई रास्ता बंद नहीं कर रखा है, रास्ते तो सरकार और पुलिस ने बंद कर रखे हैं। ऐसे में सरकार को उन लोगों से बातचीत करनी चाहिए जिन्होंने रास्ते बंद कर रखे हैं। किसानों का कहना है कि हम तो सिर्फ नेशनल हाईवे पर बैठे हुए हैं, लेकिन पुलिस ने दिल्ली आने जाने वाले छोटे रास्ते बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि रास्तों को खुलवाने के लिए कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिल चुके हैं। फतेहाबाद में आगामी कुछ दिनों से धान का सीजन शुरू हो गया है और इससे पहले भी पराली की समस्या को लेकर एक बार फिर से किसानों ने सरकार और प्रशासन को प्रस्ताव भेजा। किसानों का कहना है कि पिछले सीजन में पराली की रकम उन्हें अभी तक नहीं मिली है। ऐसे ही रहा तो आगामी सीजन में वो फिर से पराली को आग लगाने पर मजबूर होंगे। किसान आंदोलन के चलते प्रदेश सरकार का विरोध लगातार जारी है। जेजेपी के संस्थापक अजय चौटाला का पानीपत में जमकर विरोध किया गया। अजय चौटाला को काले झंडे भी दिखाए गए। अजय चौटाला स्थानीय आर्य कॉलेज परिसर में जिला कार्यकारिणी की बैठक लेने पहुंचे थे। इससे पहले से ही किसान कॉलेज के गेट पर बैठ गए और काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी संबल पर नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव लड़ेगी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि नगर पालिका और पंचायत के चुनाव कांग्रेस संबल पर नहीं लड़ेगी। किसानों के मुद्दे पर दीपेंद्र ने कहा कि सरकार को किसानों से खुले दिल से बातचीत करनी चाहिए। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 34,640 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 37,871 लोगों की रिकवरी हुई और 432 लोगों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,595 नए मामले सामने आए। एक दिन में 45 मरीजों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अभी 49,000 एक्टिव केस मौजूद। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 178 मरीजों की मौत हो गई और केरल में अभी 1 लाख से अधिक केस एक्टिव हैं। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,108 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 18 लोगों की जान चली गई और कर्नाटक में अभी भी 16,000 से अधिक एक्टिव केस मौजूद। दिल्ली में 24 घंटे में 28 नए मामले सामने आए हैं और एक दिन में 22 मरीजों की रिकवरी हुई है और दिल्ली में 409 एक्टिव केस मौजूद। तो वहीं प्रदेश में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 9 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 17 मरीजों की रिकवरी हुई है। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 327। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते फरीदाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में 96 बेड का अलग से अस्पताल बनाया जा रहा है। 1000 लीटर प्रति मिनट क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट के भी 10 दिन में शुरू होने का दावा किया जा रहा है। सिविल हॉस्पिटल के प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सविता यादव ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि जो परेशानी दूसरी लहर में आई थी उस तरह की अब नहीं आएगी, क्योंकि पहले से ही तैयारियां की जा रही हैं। सोनीपत में वैक्सीनेशन को लेकर लोग काफी जागरूक हो गए हैं। सोनीपत में करीब 10,70,000 पहली और दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। जिला स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण क्षेत्र में घर घर जाकर वैक्सीनेशन कर रहा है। शहर में करीबन 99% और ग्रामीण क्षेत्र में 75% वैक्सीनेशन का काम पूरा हो चुका है। सितंबर महीने में 100% वैक्सीनेशन लगाने का टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। वहीं 3 दिन में मेगा वैक्सीनेशन अभियान के तहत 75,000 वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया है। लगभग 35,000 लोगों को ग्रामीण और शहरी स्तर पर वैक्सीन लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र का स्पेशल टारगेट करते हुए घर घर जाकर वैक्सीनेशन करने का फैसला किया है। मुंबई में आज सुबह एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिर गया। इस हादसे में 13 मजदूर जख्मी हो गए हैं। सभी को बीएन देसाई अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम ने पहुंचकर रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है। वहीं हादसे में कोई भी लापता नहीं है, ना किसी भी मजदूर की जान गई है। राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश हुई है। तेज बारिश के कारण हुई हादसों में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 40 घंटे तक बारिश का दौर थमने वाला नहीं है। इसके चलते सीएम योगी ने आज और कल पूरे प्रदेश भर में सभी स्कूल और कॉलेज बंद रखने के आदेश दिए हैं। करनाल शहर में लोगों ने एक युवक सौरभ की मौत हो जाने के खिलाफ सड़क जाम कर दिया। सौरभ एक निजी हॉस्पिटल में कंपाउंडर के तौर पर नौकरी करता था। नहर से सर्च कराने के दौरान उसका शव बरामद किया गया। पुलिस ने युवक का पोस्टमार्टम कराया है, लेकिन परिजनों ने उसकी हत्या की बात कही है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि सौरभ की हत्या में कई युवक शामिल हैं। परिवार के लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर परिजनों ने शव को लेने से इनकार कर दिया। सोनीपत में हाईवे NH 44 के साथ लगते गांव बहालगढ़ में लोग
नर के जीवन जीने को मजबूर हैं। गांव की गलियों में गंदे पानी से जलभराव, कई फुट तक पानी भरा हुआ है। गांव के लोगों का कहना है कि जब भी बारिश आती है यहां पर पानी भर जाता है और काफी बुरा हाल हो जाता है। गंदगी के कारण बीमारियां फैल रही हैं, जिसे लेकर वो विधायक और सांसद तक से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी समाधान नहीं हुआ। बीडीपीओ का कहना है कि गांव के विकास के लिए खाते में कोई भी पैसा नहीं है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है, अगर समस्या दूर नहीं हुई तो वह पहले गांव में सभी रास्ते बंद करेंगे और फिर NH-44 हाईवे पर जाम लगाएंगे। सोनीपत में भी सुबह गरज के साथ तेज बारिश हुई है। तेज बारिश से किसानों के फसलों को बुरा असर होगा। तेज बारिश से एक बार फिर किसानों को उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान। किसानों की बाजरे, कपास और सब्जी के फसलों को पहले भी काफी नुकसान हो चुका है। सतना में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से आम लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं किसानों के लिए बारिश आफत बनी हुई है और खेतों में जल भरने से फसलें खराब हो रही हैं। किसानों का कहना है कि बारिश के पानी की निकासी न होने के कारण उनकी नरमे कपास की फसल को काफी नुकसान हो रहा है। किसानों ने सरकार के फसल के मुआवजे की मांग की। कृषि विभाग ने भी किसानों की फसलें खराब होने की पुष्टि की है। जल्द ही कृषि विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के लिए अधिकारियों को भेजा जाएगा। चरखी दादरी जिले में एक तरफ मलेरिया और डेंगू ने दस्तक देनी शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ शहर की सभी आउटर कॉलोनियों में बरसाती पानी भरा हुआ है, जिससे बीमारियां फैलने का डर बना हुआ है। पानी निकासी की जगह सिर्फ फॉगिंग की ही करवाई जा रही है। 80% शहर में जलभराव की समस्या बनी हुई है। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। फतेहाबाद में डॉक्टरों की किल्लत से जूझ रहे नागरिक अस्पताल में बिजली गुल हो जाने से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अस्पताल में बिजली न होने के चलते करीब आधे घंटे तक अस्पताल में अव्यवस्था का माहौल रहा और उमस भरा माहौल जो है अस्पताल में देखने को मिला, जिसकी वजह से मरीजों को काफी दिक्कत हुई। अस्पताल के कंप्यूटर भी बिजली न होने के कारण बंद हो गए थे, जिससे ओपीडी आदि सेवाएं बाधित हो गई। डॉक्टर भी अंधेरे में मरीजों की जांच करते हुए नजर आए। कैथल में 4 साल से डोहर में फिरोजपुर की बदहाल सड़क परेशानी का सबब बनी हुई है। सड़क में जहां पहले से छोटे छोटे गड्ढे थे, वहीं अब बारिश के कारण गड्ढे पानी से भरे हुए हैं। वहीं गड्ढों की वजह से हादसे होने का खतरा मंडरा रहा है। बावजूद इसके पीडब्ल्यूडी बदहाल सड़कों की सुध नहीं ले रहा है और इस सड़क पर बने गड्ढों को पीडब्ल्यूडी अभी तक नहीं भर सका। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर गड्ढे बारिश में तालाब का रूप ले लेते हैं, जिसके चलते अक्सर हादसे होते रहते हैं। वो आला अधिकारियों से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन विभाग कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। बदहाल सड़कों को लेकर जैन का कहना है कि 4 सड़कों के टेंडर निकाले हैं, जो 29 सितंबर को जारी किए जाएंगे, जिसके बाद सड़क बनाने का काम अगले महीने से शुरू हो जाएगा। उसके बाद लोगों को परेशानी नहीं होगी। नरवाना में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि एक ही दिन में 7 दवाइयों की दुकानों सहित 9 दुकानों में ताले तोड़कर लाखों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात का दुकानदारों को सुबह पता चला। जब दुकानदारों ने ताले टूटे हुए दिखे तो उनके होश उड़ गए। चोरी की वारदात आसपास में लगे कैमरों में कैद हो गई। चोर एक कार में सवार होकर आए थे। वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। अम्बाला से पंजाब पुलिस ने एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है, जिसकी पुष्टि अम्बाला पुलिस ने की है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पानीपत के समालखा में बदमाशों का आतंक देखने को मिला, जहां पर भटनागर कॉलोनी में देर रात 2 लोगों को गोली मार दी गई। गोली लगने से दोनों लोगों की हालत गंभीर हो गई है। बदमाशों ने दुकानदार और पूर्व एमसी के भतीजे पर फायरिंग की। दोनों घायलों का प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बाइक सवार 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बदमाशों की पहचान बताने पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया। कुरुक्षेत्र में उपमंडल पिहोवा में चोरों और लुटेरों के हौसले बुलंद हैं। इलाके में चोरी और लूट की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिहोवा उपमंडल की प्रीति के साथ भी लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें हथियारबंद लुटेरों ने उपमंडल की प्रीति को रोककर हथियारों के बल पर उनके जेवरात लूट लिए और लूट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रोहतक जिले के टिटौली गांव के पास ड्रेन नंबर 8 में एक तेज रफ्तार कार गिर गई और कार में कुल 4 युवक सवार थे, जिनमें से डूबने से 2 युवकों के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस को नहर में कार गिरने की सूचना मिली, जिसके बाद सूचना के आधार पर पुलिस ने कार को क्रेन की मदद से बाहर निकलवाया। 4 युवकों को रोहतक पीजीआई ले जाने के बाद पता चला। पुलिस ने पीजीआई में पहुंचकर मृतकों के परिजनों के बयान दर्ज कर और जांच पड़ताल शुरू की।
रोहतक के जनता कॉलोनी चौकी के पास कुछ ही दूरी पर एक युवक मृत हालत में मिला। मृतक की पहचान जनता कॉलोनी के रहने वाले गगनदीप के रूप में हुई है। सूचना मिलने के बाद एफएसएल टीम और पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सुबह कंट्रोल रूम में सूचना मिली कि सड़क पर एक युवक मृत हालत में पड़ा हुआ है। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रोहतक के भैंसरू समचाना रोड पर युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के पास से आधार कार्ड से उसकी पहचान हुई है और मृतक गीजी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस और एसएफएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया है। सरसा में देवीलाल विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों में दूसरे दिन भी ऑनलाइन परीक्षा हुई। ऑनलाइन परीक्षाओं से छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। छात्रों का कहना है कि बहुत से छात्रों को उत्तर पुस्तिका नहीं मिली। यूजर आईडी और पासवर्ड न मिलने से छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सीडीएलयू से संबंधित लगभग 3500 विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा दे रहे हैं। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन परीक्षाओं को कराने के में असफल साबित हो रहा है। अगर छात्रों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। देश के लिए 20 साल की उम्र में शहीद होने वाले भूंसी के वीर पुत्र सपूत तरुण भारद्वाज को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं। जहां पर बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने तरुण भारद्वाज को श्रद्धांजलि दी। गुरुवार को हरियाणा के परिवहन मंत्री और खनन मंत्री मूलचंद शर्मा और बीजेपी नेता सूरजपाल अम्मू ने तरुण भारद्वाज को श्रद्धांजलि दी। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का पहला ऑल सिविलियन क्रू बुधवार रात अंतरिक्ष की ओर रवाना हो गया। कंपनी ने पहली बार 4 आम लोगों को अंतरिक्ष में भेजा। ये यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 160 किलोमीटर ऊंची उच्च कक्षा में दुनिया की परिक्रमा करते हुए अंतरिक्ष में 3 दिन गुजारेंगे। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी। विराट कोहली ने कहा कि उन्होंने मुख्य कोच रवि शास्त्री और रोहित शर्मा सहित उनके साथियों से सलाह लेने के बाद यह फैसला किया। कोहली ने कहा कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह को अपने फैसले से अवगत करा दिया था। विराट कोहली भारत की ओर से सबसे ज्यादा टेस्ट मैचों में कप्तानी करने वाले पहले कैप्टन हैं। विराट ने धोनी को भी पीछे छोड़ा है। बतौर कप्तान कोहली ने भारत के लिए 61 मैचों की कप्तानी की है। चलिए फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बरकरार है।